हाय दोस्तों, मैं वादा सुनी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर ट्यूटोरियल्स पे। आज मैं आप सभी के बीच छत्तीसगढ़ मासिक शिक्षा मंडल बोर्ड रायपुर के शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह के अगस्त असाइनमेंट फर्स्ट कक्षा 12वीं रसायन का असाइनमेंट का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके लाया हूँ। इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यह सॉल्यूशन आपको पूर्ण रूप से अच्छे नंबर लाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो जितने लोग बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो में से आप स्क्रीनशॉट लेके सारे क्वेश्चन को लिख लेना, ठीक है। और कई सारे क्वेश्चन जो अन्य यूट्यूब चैनल में गलत बताया उसको भी मैंने इस वीडियो में सही बताया है, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ जो केमिस्ट्री को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो कई सारे चैनल में इसको गलत बताया, कई सारे क्वेश्चन को उसको आपको पूर्ण रूप से सही बताने की कोशिश की हूँ, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं, और जितने लोगों को समझ आए और अच्छा लगे तो उसे कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि ये नंबर के हिसाब से मैं इसको पूरा लिखा हूँ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक। तो लाइन बाय लाइन हम क्वेश्चन को देखते हैं। जो मैं अपने नोट्स में लिखा हूँ उसको आप स्क्रीनशॉट मारना और अपने कॉपी में लिख लेना। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। इससे पहले इससे पहले आपने जो क्वेश्चन पेपर देखा उसका असाइनमेंट का ये पूरा आंसर है, जो एक सिस्टमेटिक रूप से मैं पूरा लिख के दिया हूँ, ठीक है। जो नंबर के वाइज डिवाइड था उसी नंबर के अनुसार इसको बताया गया है, ठीक है। ये टोटल आपके 4 मार्क्स का था। पहला क्वेश्चन असाइनमेंट का जो केमिस्ट्री का है, वो पहला क्वेश्चन जो था ये टोटल 4 मार्क्स का था। पहला क्या है तुम लोग का BCC और FCC, ठीक है, अंतःकेंद्रीय घनी सेल को बताना था, ठीक है। तो अंतःकेंद्रीय घनी सेल क्या होता है? वे घनी सेल जिनके 8 कोनों में क्या होंगे? परमाणु उपस्थित होंगे, जो अपना 1/8वें भाग का क्रिस्टल निर्माण में योगदान करते हैं, तथा उसके अतिरिक्त एक परमाणु केंद्र में उपस्थित होगा जो पूर्ण रूप से क्रिस्टल जालक के निर्माण में योगदान करता है। तो इस प्रकार से प्राप्त क्रिस्टल जालक संरचना क्या बोलते हैं? BCC कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा डेफिनेशन लिखा है और उसका चित्र हो गया क्रिस्टल जालक का, और ये उसके एकक कोशिका सेल की संख्या है, ठीक है। ये उसके एकक कोशिका में परमाणु की संख्या का मान है, ठीक। तो कैसे निकलेगा? 8 कोनों में उपस्थित परमाणु और उसका 1/8वां योगदान। वैसे ही केंद्र में क्या है? एक और रहेगा जो पूर्ण रूप से आपको योगदान देगा। तो ये क्या हो जाएगा? 8 कैंसर, और इधर क्या हो जाएगा? 1 × 1 मतलब 1 + 1 मतलब 2 आएगा, ठीक है। तो ये BCC का हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं वीडियो को 2-5 सेकेंड रोक रहा हूँ, ठीक। उसके बाद सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है आपका? FCC। तो FCC में क्या था? इस प्रकार के क्रिस्टल में 8 कोनों में उसमें था, तो वैसे इसके 8 कोनों में एक एक परमाणु उपस्थित होंगे। उसके अतिरिक्त उनके 6 फलक, एक घन में 6 फलक बनता है और आपको घनी बोला है, तो घनी में 6 फलक में एक एक परमाणु और अतिरिक्त उपस्थित होंगे। तो ये जो 8 कोनों में होंगे वो कितना देंगे? अपना 1/8वें भाग का योगदान करेंगे, तथा घन में उपस्थित रहेंगे वो कितना देंगे? 1/2 भाग का योगदान करेंगे। इस प्रकार के घनी क्रिस्टल को क्या बोलते हैं? FCC अर्थात फलक केंद्रीय घनी सेल, फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल, ठीक। तो इसका एकक कोशिका का मान कैसे निकालोगे आप? 8 कोनों में, ये 8 कोनों में उपस्थित होंगे और अपने 1/8वें भाग का योगदान करेंगे। और जो फलक में 6 फलक होते हैं घन में, वो अपना 1/2 भाग का योगदान करेंगे। तो आपका 1 + 4 ये निकल जाएगा। तब ये दोनों आप जब निकालोगे तब आपको 2 नंबर मिलेगा, और वो उसमें निकालो इससे पहले वाले का 2 नंबर, तो टोटल 4 नंबर आपको इतना पूरा लिखोगे तब मिलेगा। तो इसके लिए भी कुछ सेकेंड में रोक रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद ये सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या था आपका? प्रश्न का सेकेंड B वाला क्या था? किस प्रकार के क्रिस्टल दोष में घनत्व कम हो जाता है? सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो शॉटकी क्रिस्टल दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। शॉटकी क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, शॉर्ट यानी कम हो गया। शॉटकी क्रिस्टल दोष में क्या हो जाता है? क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, मतलब उसमें अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु, आयन वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। रियल तो ये आयनिक क्रिस्टल में होता है, तो आयन लोग कम हो जाएंगे जब क्रिस्टल को ताप दिया जाता है ना। तो इसमें पूरा डेफिनेशन को लाइन बाय लाइन लिख दिया हूँ। जब कोई धन आयन अपना स्थान छोड़कर किसमें क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है, तो क्रिस्टल उदासीन बनाए रखने के लिए ऋण आयन भी उसके साथ क्या हो जाता है? बाहर निकल जाते हैं। धन आयन और ऋण आयन दोनों क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं।
तो जिसके फलस्वरूप क्रिस्टल जालक में घनत्व कम हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं? शॉटकी दोष कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शॉटकी दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष आयनिक क्रिस्टल में होता है जिसमें धन आयन व ऋण आयन का आकार बड़ा हो, मतलब बराबर हो, ठीक है, दोनों का आकार क्या हो? बराबर हो, उस वाले में क्या आता है? शॉटकी। और जिसमें छोटा बड़ा होता है उसमें फ्रैंकल आता है, ठीक है। इसमें क्रिस्टल उदासीन होता है, उदासीन बना रहेगा क्योंकि प्लस और माइनस दोनों निकल जाएंगे, तो उदासीन बना ही रहेगा। शॉटकी दोष में घनत्व तो कम हो जाता है। ये लाइन तो आपके मैं क्वेश्चन में ही दिया, तो उसी का इंपॉर्टेंट बिंदु लिखवा दिया हूँ। उदाहरण के लिए NaCl और KCl, इसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों का आकार लगभग बराबर होता है, उसी कारण इसमें होता है। तो संरचना भी बोला, तो संरचना इसके बाद है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, संरचना इसके बाद है, ठीक है। संरचना यहाँ पास है, ये देख लीजिए। ये क्या है? शुरू में 8 धन आयन है और 8 ऋण आयन। जब क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यहाँ से धन आयन बाहर निकलने की कोशिश करते हो, उसको उदासीन बना के बी आयन भी निकल जाता है। देखो यहाँ पर, देखो धन आयन निकल गया और ऋण आयन निकल, जिसके कारण यहाँ क्या हो गया? खाली स्थान हो गया, पूरा रिक्त हो गया। तो देखो शुरू में कितना थे? 8 धन आयन और 8 ऋण आयन। बाद में कितने हो गए? 7 धन आयन और 7 ऋण आयन। फिर भी उदासीनता है, प्लस माइनस कैंसिल करके उदासीन ही रहेगा इसमें भी, लेकिन इसमें परमाणु ज़्यादा थे, इसमें कम हो गया। तो ये शॉटकी दोष था। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप चित्र बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, पहला हो गया 4 नंबर का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन क्या होता है? किसी द्रव का हिमांक तापक्रम जिस पर ठोस व द्रव प्रवस्था वाष्प दाब समान हो, उसे क्या कहते हैं? ठोस और द्रव का, ठोस द्रव में साम्य प्रवस्था कहलाती है। जिसको क्या बोलोगे? प्रवस्था साम्य होगा, उसका हिमांक अवनमन होगा। इसको ऐसे समझ सकते हो, शुरू में आप कोई विलयन लिए, उसमें अगर विलय को डाल दिए और उसका तापमान शुद्ध विलायक, जब विलयन को लोगे, जब पानी लिए तो पानी क्या है? शुद्ध विलायक। अगर उसमें आप विलय डाल दिए तो उसमें क्या होगा? तापमान में कमी आ जाएगा। तो शुद्ध विलायक के तापमान और विलयन के तापमान में अंतर को क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन कहते हैं, ठीक है। शुद्ध विलायक तथा विलयन के हिमांक में अवनमन डेल TF को कहते हैं, ठीक। तो आप इसको लिख सकते हो, दोनों के तापमान में अंतर को, और ऊपर वाले परिभाषा को लिख सकते हो। तो दोनों आप चाहो दोनों लिख सकते हो। तो इसके लिए ये हो जाएगा। और उसके बाद इसमें क्या बोला है? इसी के आधार पे आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है? आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए बोला है। तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकलेगा? उसके लिए एक फार्मूला होता है, जो उसमें हिमांक का अवनमन होगा वो मोललता के समानुपाती होगा। और जब समानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट लगते हैं, जिसे मोलर स्थिरांक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो वो वैसे ही रहेगा। उसके बाद आप मोललता अगर पढ़े होगे तो उसका फार्मूला ये होता है, जिसमें ये WB विलय का भार 1000 तो उसका मात्रा रहता है, और MB क्या होता है? आणविक द्रव्यमान विलय का, और ये विलायक का भार। तो इस मान को यहाँ पास अगर रख दोगे तो आपका क्या मिलेगा? डेल TF बराबर KF WB इंटू 1000 MW इंटू WA, ये मिलेगा। उसके बाद क्या करना है आपको? आणविक द्रव्यमान निकालना है। आणविक द्रव्यमान मतलब MB निकालना है। तो MB को इधर ले जाओ और डेल TF को इधर ला दो, तो आपका आणविक द्रव्यमान का सूत्र निकल जाएगा। तो ये आपका 3 नंबर का था। तो इसमें लास्ट में सबको दर्शा देना कौन कौन क्या क्या मान रखते हैं। तो लास्ट में ये सब चीज़ दर्शा दी हूँ, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दूसरा क्वेश्चन का, ठीक है। आप जब इतना पूरा लिखोगे तब आपको 3 नंबर मिलेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। उसके बाद जो जो उसका मान था उसको इधर दर्शाया, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ये भी आपका 4 नंबर वाला है, जिसमें से ये आंकिक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। तो 2 नंबर में आंकिक क्वेश्चन में क्या पूछा है आपका? बेंजीन विलयन में कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा 30% है। क्वेश्चन को आप अच्छे से देख सकते हैं, उसमें जो दिया रहेगा, ठीक है। आपने उसमें देखा क्वेश्चन में कि ये क्या रहेगा? 30% दिया है। और इसमें कई सारे यूट्यूब वाले चैनल वाले लोग बनाए हैं और क्या वीडियो में डाले भी हैं, तो बुक का कटिंग को स्क्रीनशॉट मार के डाल दिए। तो स्क्रीनशॉट एकदम गलत है उसमें, क्योंकि उसमें जो दिया बुक के अनुसार उसमें क्या बोला गया? बेंजीन 30% है। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बेंजीन विलयन में कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना? 30% है। तो ये 30% है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड 30% है, ना कि बेंजीन। आपके बुक में बेंजीन के अनुसार बना है, तो बुक वाला सही बनाया है, लेकिन वो उसमें प्रश्न अलग है और जो आपके असाइनमेंट आया है वो क्वेश्चन अलग है। तो आप इसको देखते हुए बनाना है,
ठीक। तो इसमें क्या है 30%, तो कोई भी विलयन दो चीज से मिलेगा, विलय और विलायक। अगर टेट्राक्लोराइड विलय है तो पूरा 100% से मिलके बनेगा, तो 30% अगर ये है तो बाकी जो 70 बचा वो क्या रहेगा, बेंजीन होगा। ठीक, तो आप 70% क्या हो गया, बेंजीन की मात्रा हो गई, जबकि उसमें क्या दिया है 30% बेंजीन दिया है और 70% टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो पुस्तक सही बना है, क्वेश्चन उसमें उसी के अनुसार दिया है, बेंजीन 30 बताया, लेकिन आपके प्रश्न में क्या बोला है, बेंजीन में कार्बन टेट्राक्लोराइड 30% मिला है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ना और सही सही बनाना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, बेंजीन का मात्रा 70, ये कैसे आया भार, क्योंकि 70 अभी निकाले, और बेंजीन का अणुभार, ये मोलों की संख्या निकाल रहे हैं। मोलों की संख्या इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मोल प्रभाज आपको निकालना है बेंजीन का, तो मोल प्रभाज के लिए NB जो बेंजीन का मोलों की संख्या और Na कार्बन टेट्राक्लोराइड की मोलों की संख्या है, उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो मोलों की संख्या ये हो जाएगा 70/78, तो इसको भाग दोगे कितना आएगा, 0.89। ठीक है, तो ये किसका निकल गया, बेंजीन का। उसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकाल लोगे तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार कितना है, 30 है, जो दिया है आपको क्वेश्चन में। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का अणुभार कैसे निकालोगे आप, एक कार्बन है और 4 क्या है, क्लोराइड, तो सबको जोड़ के आप निकाल दोगे अणुभार, आपको आता होगा, 11वीं में पढ़े होंगे। ठीक, तो इससे भाग दे दोगे कितना आएगा, इतना आएगा। इन दोनों का मान निकल गया, फिर आप मोल प्रभाज के सूत्र से जानते हो, NB/Na + NB, यहाँ पास आप दोनों का मान रख दो, फिर आपका क्या आ जाएगा, बेंजीन का मोल प्रभाज 0.89, ये आपका आएगा बेंजीन का मोल प्रभाज। ठीक, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप याद रखना, बहुत IMP है। ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, क्या कारण है कि तापमान में वृद्धि करने पे गैस द्रव में कम विलय हो जाते हैं, मतलब उसकी विलयता घट जाती है, क्वेश्चन में आपका दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, तापक्रम में जैसे कोई भी, जैसे ये क्या है आपका द्रव है, उसमें क्या मिले हैं, गैस के अणु मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे आप हीट दोगे तो ये क्या होगे, उठ के ऊपर आ जाने लगेंगे और बुलबुला बनाते हुए बाहर निकलने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, तो सामान्य बात है, ताप दोगे तो वाष्प बन के उड़ने लगेंगे, तो इसी कारण क्या होगा, बुलबुला के रूप में बाहर निकलने लग जाते हैं। अधिकांश गैस ताप दोगे तो बुलबुला बन के बाहर निकलने लगते हैं। इससे पहले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए होगे तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये आपको रख देता हूँ। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और सही सही बनाना। उसके बाद इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लिए रहो। ठीक है, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक, तो इसमें देखो, इसमें क्या बताया है, जो रियल रीजन यहाँ पास है, ये वाला लाइन पे, ये दोनों इसको समझाने के लिए, किसी गैस में विलय का द्रव विलायक में घुलने की प्रक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अर्थात घुलने की प्रक्रिया क्या होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होता है। देखो आप ऊष्मा निकल रहे हैं। ठीक है, तो ऊष्मा निकल रहा है आप कोई भी चीज में अगर घोलोगे तो, लेकिन अगर आप उसको गर्म करते हो तो क्या होगा, रिवर्स चले जाएगा, ये अभिक्रिया पूरा उल्टा बन जाएगा। कैसे होगा, विलयन को आप उष्मा दे रहे हो और क्या बन जाएगा, विलय प्लस विलायक, तो अलग होगा कि नहीं होगा। तो इसमें आप देख सकते हो ली-सातली के नियम के अनुसार ताप वृद्धि पे उपर्युक्त साम्यावस्था पश्च दिशा में विस्थापित हो जाएगा। जैसे आप गर्म करोगे तो विलयन को उष्मा मिलेगा और उससे किसमें अलग हो जाएगा, विलय और विलायक, गैस क्या हो जाएंगे, निकलने लग जाएंगे। ली-सातली के नियम से उल्टा चलेगा रिएक्शन, तो उसके कारण क्या होगा, गैस की विलयता कम हो जाएगा। ये इसका रियल रीजन है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिखना चालू कर देना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, ये भी बहुत IMP है, जो आपके बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक सेल है गैलेनियस सेल, तो इस सेल का दिया गया है, तो ये सेल का समीकरण आपको बनाना है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, उस गैलेनियस सेल को दर्शाइए जो निम्न अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, ये क्रोमियम सॉलिड प्लस क्या है आपका, कैडमियम एक्वस, एक्वस मतलब जल में मिला है, वो क्या बन जाता है, क्रोमियम एक्वस और लेड। ठीक है, जब इसको आप गर्म करते हो, क्या करते हो, इसमें मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का अभिक्रिया इसमें एक साथ होगा। ठीक है, तो आपको उसी को बताना है क्या क्या अभिक्रिया किस में हो रहा है। ठीक, तो सेल रिएक्शन आपका ये होगा, पहला वाला, ये क्या आपका सेल का रिएक्शन है, जो आपका क्वेश्चन में पूछा है, गैलेनियस सेल का निम्न अभिक्रिया को सेल रिएक्शन दर्शाइए, तो सेल का निम्न प्रकार का प्रदर्शित करेगा। यहाँ पास आप देख सकते हो क्रोमियम सॉलिड से क्या बन रहा है, क्रोमियम एक्वस, तो यहाँ पास क्रोमियम सॉलिड और क्रोमियम एक्वस करके ये आपको निशान बनाना है परिवर्तन का। ठीक है, और उसके बाद ये क्या होगा आपका डबल, ये आपका ऑक्सीकरण होता है और इसमें होता है अपचयन, तो इन दोनों ऑक्सीकरण और अपचयन से मिलकर आपका सेल बनता है। यहाँ क्या होता है, ऑक्सीकरण, ये वाला भाग क्या आपका ऑक्सीकरण का भाग है और ये वाला क्या है आपका
अपचयन का भाग है। ठीक है, ये क्या है आपका अपचयन का भाग है। तो दोनों चलता है सेल रिएक्शन में। ठीक है, ये ऑक्सीकरण और ये अपचयन में, तो इसी कारण दोनों से सेल बनता है। तो ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है देख लो, सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या बन जाएगा एक्वस आयन वाला, तो ये बन रहा है, इन दोनों के बीच सामने रहेंगे। उसी तरह कैडमियम 2 आयन से क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैडमियम, तो ये आपका सेल रिएक्शन कहलाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर का ये रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट, उसके बाद क्या है बी, सेल निकालना है आपको। क्या निकालना है, सेल ई सेल का मान ज्ञात करना है, मतलब विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव का मान कैसे निकालते हैं, ई सेल बराबर होता है ई कैथोड और ई एनोड। कैथोड में चलने वाली अभिक्रिया का विभव का मान और एनोड में चलने वाले विभव का मान। तो आपके क्वेश्चन में आपका मान दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ये मान दिया है और ये मान दिया है। ठीक है, तो यहाँ पास ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, क्रोमियम का क्या हो रहा है, यहाँ पास ऑक्सीकरण हो रहा है, ये क्रोमियम का ऑक्सीजन। और अपचयन किसका हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। तो कैथोड में अपचयन होता है, तो कैथोड में अपचयन हो रहा है, मतलब ये वाला मान क्या होगा, कैथोड के लिए होगा। तो कैथोड के लिए क्या होगा, ये 0.40 कैडमियम का मान। और क्रोमियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, तो माइनस, और इसमें पहले से माइनस था, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस का माइनस, तो घटेगा, लेकिन मान क्या आएगा प्लस में, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा, तो ये आपको सेल का मान मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, धनात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। तो धनात्मक इलेक्ट्रोड में हमेशा होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्रोमियम क्या करेगा, आपका 6 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन टोटल निकालेंगे, और क्या बनाएंगे, क्रोमियम आयन। तो यहाँ पास लिख दिया हूँ, इस पद में क्रोमियम इलेक्ट्रॉन त्याग कर उदासीन परमाणु से धन आयन 3+ आयन परमाणु बनता है, जो एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और उसके बाद दा क्या पूछा लास्ट वाला, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, धनात्मक में ऑक्सीकरण और ऋणात्मक में क्या होगा, अपचयन। तो अपचयन किसका हो रहा है, 3 कैडमियम 6 इलेक्ट्रॉन लेके, जिसके ऊपर 2+ है, वो क्या बना रहे हैं, उदासीन कैडमियम। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे क्या बनाते हैं, उदासीन परमाणु। तो इसमें क्या होता है, अपचयन। तो इस तरह आप पूरा लिखोगे तब आपको 20 में 20 असाइनमेंट में मिलेगा। और इससे पहले जो वीडियो बनाया यूट्यूबर लोग, वो सिर्फ स्क्रीनशॉट और छोटा छोटा बता दिए, तो उसमें आपको पूरा नंबर नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले लो, और जितना भी चीज़ है इसको आप पूरा अपने एग्जाम में लिख के अच्छे से सबमिट कर देना। होप गाइस